हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल टेक फॉर सिविल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स। एसएससी जेईएन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हमने 1000+ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ बनाई है। ये कंप्लीट एनालिसिस के साथ है। पार्ट 4 हम इसके पहले से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सब्जेक्ट जो है उसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो एसएससी जेईएन एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। इसीलिए हमने शुरुआत बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट से ही की है। तो शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 81 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एवरेज लाइफ इन ईयर्स ऑफ द हाई ड्यूरेबल टिम्बर। ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन लेस देन 3 years, सेकेंड ऑप्शन 3 to 6 years, थर्ड 6 to 10 एंड फोर्थ ऑप्शन मोर देन 10 years। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है मोर देन 10 years। यहाँ पर हमसे हाई ड्यूरेबल टिम्बर की लाइफ पूछी गई है। इससे रिलेटेड यहाँ हमने एक इमेज भी ऐड की है जिसमें ड्यूरेबिलिटी बता रहा है। ये ड्यूरेबिलिटी मंथ में है। जब आप इसको इक्वल करेंगे ईयर्स में तो ये 10 years। हाई ड्यूरेबल टिम्बर 10 years से ज़्यादा इसकी एवरेज लाइफ होती है। मॉडरेट तो जो टिम्बर होती है उसकी लाइफ 5 to 10 years। लो ड्यूरेबिलिटी उसकी लाइफ लेस देन 5 years। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मोर देन 10 years हाई ड्यूरेबल टिम्बर का। ये 3 डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं हाई, मॉडरेट एंड लो ड्यूरेबिलिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑब्टेन अ वेरी हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट यूज वेरी फाइन ग्रेन्ड। ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन ग्रेनाइट, सेकंड मैग्नेटाइट, थर्ड बेराइट एंड फोर्थ वॉल्केनिक स्कोरिया। तो जो इसका करेक्ट आंसर है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए कौन सा वाला यूज़ किया जाता है इनमें से, मतलब इनमें से कौन सा रॉक मिनरल यूज़ किया जाता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 ग्रेनाइट। अब देखिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर आप देखेंगे द बिल्डिंग स्टोन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉक्स। स्टोन्स आर हार्ड सॉलिड नॉन मेटेलिक मिनरल फ्रॉम विच रॉक इज मेड। स्टोन आर नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ रॉक्स एंड डायरेक्टली यूज्ड इन बिल्डिंग। एज ऑफ ग्रेनाइट स्टोन इज 300 years एंड सैंडस्टोन आर 100 years। अब यहाँ देखेंगे जब एज ग्रेनाइट की 300 years है तो ये सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल है इसमें। इसीलिए जो स्ट्रेंथ के केस में हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए जो यूज़ किया जाता है वो ग्रेनाइट यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर स्टोन से रिलेटेड और एक्सप्लेनेशन हम समझें तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन 3 टाइप के हो गए, जियोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल। जियोलॉजिकल में भी 3 टाइप के हो गए, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अब इनकी क्लासिफिकेशन में आगे और देख लेते हैं। इग्नियस रॉक क्या होती है, तो जो मेग्मा होता है, मेग्मा के वो धीरे धीरे जब ठंडा होता है और अर्थ की सरफेस पे जैसे जैसे जमता जाता है और जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है वैसे वैसे वो कूल होकर के और अपनी रॉक क्रिएट कर लेता है। तो वो जो रॉक होती है वो होती है इग्नियस रॉक। द मोल्टन और पेस्टी रॉक मटेरियल इज नोन एज मैग्मा and this magma occasionally tries to come out to the earth's surface through cracks and weak portion. The rocks which are formed by the cooling of the magma are known as igneous rock. Cooling of magma से जो क्रिएट होती है वो इग्नियस रॉक होती है। एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक के ग्रेनाइट, ट्रैप, बसाल्ट, डोलेराइट, साइनाइट, रियोलाइट। और इग्नियस रॉक को भी 3 क्लासीफाई किया है यहाँ पे, वॉल्केनिक रॉक, हाइपरबसाल रॉक एंड प्लूटोनिक रॉक। अब इन तीनों में सबसे जो मेन डिफरेंस है वो देख लेते हैं। वॉल्केनिक रॉक क्या होती है, सच रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा एट द अर्थ सरफेस। ये अर्थ की सरफेस पे ही रहती है, मतलब अर्थ की सरफेस पे ही फॉर्म होती है। इन दिस केस कूलिंग इज़ वेरी रैपिड। कूलिंग से इसका डिफरेंस नहीं होगा, इसका जो डिफरेंस होगा वो अर्थ की सरफेस से
या कितना डीपली या ज़्यादा डीपली, उसी से इसका डिफरेंस क्रिएट होगा। तो वॉल्केनिक रॉक हो गया, ये क्रिएट होती है, मतलब ये फॉर्म्ड होती है ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा एट द अर्थ सरफेस। दीज रॉक्स आर एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन्ड इन स्ट्रक्चर। वॉल्केनिक रॉक का एग्जाम्पल है यहाँ पे बसाल्ट। हाइपर बसाल्ट रॉक, सच रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा एट अ रिलेटिवली शैलो डेप्थ। ये इसका मेन डिफरेंस है वॉल्केनिक में और हाइपर बसाल्ट में। ये होती है अर्थ की सरफेस पे और ये होती है रिलेटिवली शैलो डेप्थ पे मिलती है, अर्थ की सरफेस पे, मतलब ये नीचे की तरफ होती है। जब भी किसी मतलब रॉक पे बसाल्ट मतलब किया जाएगा ब्लास्टिंग वगैरह, तो जो अर्थ की सरफेस पे मिलेगी वो मिलेगी वॉल्केनिक रॉक, और उससे नीचे जो मिलेगी डेप्थ पे वो मिलेगी हाइपर बसाल्ट रॉक्स। और इसका एग्जांपल हो गया दीज पॉजेसेस वेरी फाइन ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, और इसका एग्जांपल हो गया डोलेराइट। इसी तरीके से प्लूटोनिक रॉक को देख लेते हैं। सच रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा एट अ कंसिडरेबल डेप्थ। ये और नीचे मिलेगी उसके, तो अर्थ की सरफेस के सबसे ऊपर मिलेगी वॉल्केनिक रॉक, उससे नीचे जाएंगे तो मिलेगी हाइपर बसाल्ट रॉक, और उससे नीचे मिलेगी प्लूटोनिक रॉक। और इसमें एक मेन और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो सबसे नीचे मिलेगी वो उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि वो सबसे नीचे होगी तो उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, और ज़्यादा प्रेशर की वजह से उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो जो नीचे मिलेगी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उसके ऊपर उससे कम स्ट्रॉन्ग होगी मतलब स्ट्रेंथ के केस में, और उस टॉप पर वॉल्केनिक रॉक जो मतलब लोअर स्ट्रेंथ के केस में होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन इस तरीके से भी घुमा के दे सकता है, जैसे प्लूटोनिक रॉक का एग्जांपल हो गया ग्रेनाइट और साइनाइट। अब आप समझ जाएंगे ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ के केस में स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि वो प्लूटोनिक रॉक में आता है, और प्लूटोनिक रॉक अर्थ में काफ़ी डीपर में मिलती है। इसी तरीके से डोलेराइट हाइपर बसाल्ट का एग्जाम्पल, और स्ट्रेंथ के केस में कम है तो वो है बसाल्ट। इस तरीके से आप इनका बेसिक क्लियर रखें अपने माइंड में। Sedimentary rock, next classification. These rocks are formed due to deposition of weathering products on the pre-existing rock. Weather agents are frost, rain, wind, flowing water, etc. मतलब ऑलरेडी जो प्री एग्जिस्टिंग है उसके ऊपर जो डिपोजिशन होता है उसकी वजह से जो रॉक होती है वो होती है सेडिमेंट्री रॉक। इनके एग्जाम्पल हो गए ग्रेवल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, चॉक, कंकर, रॉक साल्ट, जिप्सम एंड लिग्नाइट। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द चेंज इन कैरेक्टर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक। मान लीजिए कि पहले वो इग्नियस रॉक थी, फिर उसने अपने कैरेक्टर चेंज कर लिए और वो फिर बाद में सेडिमेंट्री रॉक बन गई। तो इस तरीके से जब वो अपने प्री एग्जिस्टिंग रॉक अपने आप में चेंजेस क्रिएट कर लेती है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक हो गई। द इग्नियस रॉक्स एज वेल एज सेडिमेंट्री रॉक्स आर चेंज इन कैरेक्टर एज दे आर सब्जेक्टेड टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर। इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक में जब आपस में चेंजेस हो जाते हैं उनके ग्रेट हीट एंड प्रेशर की वजह से, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक होती है। द प्रोसेस ऑफ चेंज इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फिज्म। दीज आर 3 एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म, नेम, हीट, प्रेशर एंड केमिकली एक्टिंग फ्लूइड्स। तो 3 क्लासिफिकेशन देख लिए हमने, ये इसके जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इग्नियस रॉक के, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक के। अब इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन भी 3 टाइप के होते हैं, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड एंड फॉलिटेड रॉक्स। स्ट्रेटिफाइड में जो मतलब हमें लेयर्स में मिलेंगे वो होंगी स्ट्रेटिफाइड, और जो हमें लेयर्स में नहीं मिलेंगे मतलब उसमें लेयर एब्सेंट होगी तो वो होंगे अनस्ट्रेटिफाइड। देख लीजिए स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, इन दिस रॉक्स लेयर्स आर प्रेजेंट जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। अब क्वेश्चन इस तरीके से भेजा है कि सेडिमेंट्री रॉक किस तरीके की रॉक है, तो वो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स है, और उनके एग्जांपल आ जाए कि लाइमस्टोन किसका एग्जांपल है, स्ट्रेटिफाइड का या अनस्ट्रेटिफाइड का, तो लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन एंड शेल आर स्ट्रेटिफाइड रॉक्स
एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आल्सो। इससे रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिस तरीके की क्वेश्चन आए वो आप अच्छे से समझ लें, इसका बेसिक क्लियर रखें। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, इन दीज रॉक्स लेयर प्रॉपर्टी इज एब्सेंट, जनरली फाउंड इन इग्नियस रॉक। तो मतलब इग्नियस रॉक के जितने भी एग्जाम्पल है वो आएंगे अनस्ट्रेटिफाइड में, और सेडिमेंट्री की जितने भी एग्जाम्पल आएंगे वो आएंगे स्ट्रेटिफाइड में। और इसके इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल हो गए, यानी कि अनस्ट्रेटिफाइड के ग्रेनाइट, ट्रैप, बसाल्ट एंड मार्बल। Faulted rocks, these rocks have a tendency to split into a definite direction only. Volatile structure is very common in metamorphic rocks. Metamorphic rocks से जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो आएंगे faulted rocks में, except marble and quartz. मार्बल एंड क्वार्टाइज को छोड़ करके। नेक्स्ट है केमिकल क्लासिफिकेशन। दिस क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड साइंटिफिक और इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन द रॉक्स आर ऑफ 3 टाइप्स, सिलिशियस, आर्जिलिशियस एंड कैलकेरियस। सिलिशियस वो रॉक होगी जिसमें सिलिका ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा, आर्जिलिशियस रॉक वो होगी जिसमें क्ले ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा, एंड कैलकेरियस वो रॉक होगी जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा। और हार्ड एंड ड्यूरेबिलिटी भी देख लेते हैं। सिलिशियस रॉक दे आर वेरी हार्ड एंड ड्यूरेबल। एग्जाम्पल हो गए उनके ग्रेनाइट, नीस, क्वार्ट्जाइट, सैंडस्टोन। आर्जिलिशियस रॉक, इनमें क्ले प्रेजेंट होता है ज़्यादा मात्रा में। दीज रॉक्स आर मे बी डेंस एंड कॉम्पैक्ट और दे मे बी सॉफ्ट। दोनों तरीके की होती है, डेंस एंड कॉम्पैक्ट भी, और इसके अलावा सॉफ्ट भी होती है ये। इनके एग्जाम्पल हो गए स्लेट, काओलाइन, लेटेराइट। थर्ड जो है केमिकल क्लासिफिकेशन वो हो गया कैलकेरियस रॉक। कैलकेरियस रॉक के एग्जांपल हो गए लाइमस्टोन, मार्बल एंड चॉक, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो। चॉक में होता ही है। तो इस तरीके से हमने इसका अच्छे से क्लासिफिकेशन भी देख लिया है। स्टोन से रिलेटेड जिस भी तरह के क्वेश्चन आए आप अपना बेसिक क्लियर रखें तो आपको आंसर चूज करने में परेशानी नहीं आएगी। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन था हमारा टू ऑब्टेन अ वेरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज वेरी फाइन ग्रेन्ड। अब देख लीजिए हाई स्ट्रेंथ के केस में यह एग्जांपल आ गया ग्रेनाइट का, तो इस वजह से ये इसका करेक्ट आंसर है। एक बार मैं इसको तसल्ली से और ड्रैग कर लेती हूँ, आप आराम से एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें भी नहीं पढ़नी चाहिए, एक्स्ट्रा ज़्यादा चीज़ें पढ़ने से माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाते हैं। मेन जो काम की चीज़ें बस वही पढ़नी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज। बल्क डेंसिटी ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन टन्स पर क्यूबिक मीटर, सेकंड केजी पर क्यूबिक मीटर, थर्ड केजी पर लीटर एंड फोर्थ नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केजी पर लीटर। बल्क डेंसिटी से रिलेटेड यहाँ समझ लीजिए, द बल्क डेंसिटी ऑफ एन एग्रीगेट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द मटीरियल इन अ गिवन वॉल्यूम एंड इज एक्सप्रेस्ड इन केजी पर लीटर। अब इजी लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो ये कोई, यहाँ पर हमारे पास कोई पेन है, अब उसमें हम मटेरियल फिल कर रहे हैं, तो हम मटेरियल फिल कर रहे हैं तो वो कितना वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है, ये वॉल्यूम। कोई भी हम इसमें मटेरियल फिल कर रहे हैं, कोर्स या फाइन एग्रीगेट कुछ भी फिल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये कितना, ये जो मास है ये कितना वॉल्यूम इसका ले रहा है, तो ये जो होता है ये होती है बल्क डेंसिटी। इसीलिए इसे मास को तो लिखेंगे केजी में और वॉल्यूम को लिख देंगे पर लीटर में, तो इस वजह से ये केजी पर लीटर इसकी तो इस वजह से ये बल्क डेंसिटी को एक्सप्रेस किया जाता है केजी पर लीटर में। अब आगे और पढ़ लेते हैं इससे रिलेटेड।
द बल्क डेंसिटी ऑफ एन एग्रीगेट डिपेंड्स ऑन हाउ डेंसली द एग्रीगेट इज पैक्ड इन द मेजर। अब मान लीजिए यही पेन था, अब इसमें हम एक तो बिल्कुल लूज स्टेट के अंदर पैकिंग कर दे उसकी, तो वो उस कम डेंस होगा, और एक हम अच्छे से उसको कॉम्पैक्ट करके अच्छे से ऊपर से प्रेशर करके फिल करें तो वो अच्छे से कॉम्पैक्ट होगा। तो ये भी एक इसका मतलब फैक्टर है कि जैसे क्वेश्चन आ जाए कि बल्क डेंसिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो उनमें से ये एक फैक्टर है कि उसे किस तरीके से पैक किया गया है, उसे लूज पैक किया गया है या डेंस पैक किया गया है। द अदर फैक्टर अफेक्टिंग द बल्क डेंसिटी आर द पार्टिकल शेप, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, पार्टिकल शेप अफेक्ट करेगा और साइज अफेक्ट करेगा उसका। इसके अलावा एग्रीगेट की ग्रेडिंग अफेक्ट करेगी एंड मॉइस्चर कंटेंट इफेक्ट करेगा बल्क डेंसिटी को। तो ये 5 कॉमन फैक्टर हो गए कि एक तो किस तरीके से उसे पैक किया गया है, लूज पैक किया गया है, डेंस पैक किया गया है, इसके अलावा पार्टिकल शेप कौन सा है, एंगुलर है, राउंडेड है, फ्लैकी है, साइज कितना यूज हो रहा है एग्रीगेट का, और ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट एंड मॉइस्चर कंटेंट। द शेप ऑफ द पार्टिकल greatly affect the closeness of the packing that can be achieved. For a coarse aggregate of given specific gravity, a higher bulk density indicates that there are fewer voids to be filled by sand and cement. मतलब हमने कोर्स एग्रीगेट यूज़ किया है, यानी कि 4.75 mm से ज़्यादा बड़े वाले पार्टिकल यूज़ किए हैं, तो क्या होगा कि वो ज़्यादा सरफेस एरिया कवर कर लेंगे और वहाँ पर वॉइड्स की मात्रा कम हो जाएगी क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा डेवलप होगा, तो इस वजह से वॉइड्स की मात्रा वहाँ पर कम हो जाएगी, यानी कि सीमेंट और सैंड फिल करने के लिए कम स्पेस होगा। मतलब जहाँ पर फाइन एग्रीगेट फिल किया जाता है उसकी तुलना में, यानी कि मान लीजिए कि एक तरफ फाइन एग्रीगेट फिल किए जा रहे हैं, यानी कि वहाँ एक तरफ तो फिल किया जा रहा है फाइन एग्रीगेट और एक तरफ फिल किए जा रहे हैं कोर्स एग्रीगेट, बड़े साइज़ के पार्टिकल 4.75 से, और यहाँ फिल किए जा रहे हैं छोटे टाइप के पार्टिकल फाइन एग्रीगेट। तो यहाँ पर सीमेंट की और वाटर की मात्रा ज़्यादा यूज़ होगी क्योंकि यहाँ पर हमें वॉइड्स ज़्यादा मात्रा में मिलेगा और यहाँ पर वॉइड्स कम मात्रा में मिलेगा, तो यहाँ पर सीमेंट की एंड सैंड की एंड वाटर की मात्रा कम यूज़ की जाएगी। थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज में समझाते रहेंगे तो समझ में भी तो देर से आएगा, हालांकि समझा दूंगी मैं लेकिन थोड़ा देर से समझ में आएगा, इसलिए चीज़ों को थोड़ा ईजी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी नीचे तो वॉइड रेशो का फॉर्मूला है, बस आप कभी आ जाए क्वेश्चन तो बस ध्यान रखिए, वॉइड रेशो इक्वल्स टू 1 माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। बस एक ये जरूर है कि बल्क डेंसिटी से रिलेटेड मतलब देखें कि यहाँ पर डायरेक्टली IS कोड पूछ रहा है, जैसे पिछली पार्ट्स में भी देख रहे थे कि डायरेक्टली IS कोड पूछ रहा है, तो बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट से रिलेटेड ये वाला कोड है IS 23861963। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशन ऑफ पोजोलोना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट causes options are first decrease in early strength, second reduction in chemical action with sulfate, third increase in shrinkage and fourth all option are correct। तो पोजोलोना से रिलेटेड ये सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ये अर्ली स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है जैसे ही पोजोलोना को ऐड किया जाता है, रिडक्शन कर देता है केमिकल एक्शन विद सल्फेट जो कि सही रहता है, और इंक्रीज इन श्रिंकेज। पोजोलोना से रिलेटेड और पढ़ लेते हैं। पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्राइंडिंग पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर एंड पोजोलोना यूजुअली फ्लाई ऐश 10 to 30% बाय मास ऑफ PPC। पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट, पोजोलोना रिड्यूसेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, पोजोलोना बर्न्ट क्ले शेल एंड फ्लाई ऐश हैज़ नो सीमेंटिक प्रॉपर्टीज। ये अच्छे से ध्यान रखिए कि पोजोलोना की खुद की कोई सीमेंटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है, बट इटसेल्फ मतलब ये इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है, डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है इसका, बट इटसेल्फ हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंबाइनिंग विद द लाइम टू प्रोड्यूस अ स्टेबल लाइम पोजोलोना कंपाउंड विच हैज़ डेफिनेट सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी। जो यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिखाया गया था कि ये इंक्रीज इन श्रिंकेज कर देता है, तो ये इसी वजह से होता है।
fineness should not be less than 3000 centimeter square per gram. It has low heat evolution and is used in the place of mass concrete such as dams and in place of high temperature. तो ये कॉमन फैक्टर हो गए. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. यूजिंग द लार्जेस्ट मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इन कॉन्क्रीट रिड्यूसेस. ऑप्शंस आर द सीमेंट कंटेंट, द वाटर रिक्वायरमेंट, ड्राइंग श्रिंकेज एंड ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. तो इसके अब देखिए लार्जेस्ट मैक्सिमम साइज ऑफ कंक्रीट. अब हम सबसे पहले पता होना चाहिए कि कंक्रीट में हम जनरली कहाँ से लेकर के कहाँ तक के यूज़ करते हैं. तो जनरली 20 to 40 mm के एग्रीगेट यूज़ किए जाते हैं. जनरली 20 to 40 mm के. अब मान लीजिए कि 40 mm के साइज़ की बात हो रही है, लार्जेस्ट मैक्सिमम साइज़ ऑफ एग्रीगेट यूज़ किया जा रहा है. तो अभी हम बल्क डेंसिटी में भी देख रहे थे कि ये मान लीजिए फाइन एग्रीगेट फिल किया जा रहा है इसमें, और इसमें फिल किया जाए कोर्स एग्रीगेट. और ये मान लीजिए कि 40 mm के ही पार्टिकल साइज़ है. जनरली राउंड नहीं लेते हैं एग्रीगेट में, फ्लैकी और एंगुलर ही लेते हैं, राउंडेड एग्रीगेट नहीं लिए जाते हैं. और यहाँ पर फाइन यूज़ किया जा रहा है. तो अब यहाँ देखिए कि हम यहाँ पहले ही बात कर चुके हैं कि यहाँ सीमेंट कंटेंट ज़्यादा यूज़ होगा और वाटर कंटेंट ज़्यादा यूज़ होगा. अब यहाँ पर सरफेस एरिया यही कवर कर लेंगे पार्टिकल, तो यहाँ सीमेंट कंटेंट कम यूज़ होगा और वाटर कम यूज़ होगा. तो अब यूजिंग द लार्जेस्ट मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इन कॉन्क्रीट रिड्यूसेस द सीमेंट कंटेंट, वाटर रिक्वायरमेंट. अब जब सीमेंट कम हो गई, वाटर कम हो गया, तो ऑब्वियसली वो ड्राई स्टेट में ही रहेगा, तो उसमें श्रिंकेज डेवलप होगा. तो इस वजह से इसके सभी ऑप्शंस करेक्ट है. ये ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो डायरेक्टली पुट नहीं हो रहा है. ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर वही स्टूडेंट्स कर पाएंगे जिनके बेसिक्स क्लियर हों. तो इसीलिए जो क्वेश्चन के साथ में इमेज लगा के और उनको एक्सप्लेन करने का जो तरीका किया है हमने, वो इसी वजह से किया है ताकि आपके मेन है कि बेसिक क्लियर हो. बेसिक क्लियर हो तो क्वेश्चन डायरेक्टली किसी रेफरेंस बुक से या कोड से उठ के आए या इनडायरेक्टली उसको घुमा के दिया जाए, तो आप दोनों तरीके के क्वेश्चन कर सकें. और स्कोर वही स्टूडेंट्स करेगा जिसके बेसिक क्लियर होगी, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन तो सभी के माइंड में रहते हैं, वो वन लाइन टाइप के होते हैं, वो हमेशा याद रहते हैं. बेसिक क्लियर है तो आप स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 86 है. सी वाटर. ऑप्शंस आर कंटेन्स अ salinity of about 3.5%. Second, corrodes the reinforcement of RCC. Third, accelerate the setting time of cement. And fourth, all options are correct. तो जो इसका सी वाटर से रिलेटेड आंसर है वो है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. इसमें सैलिनिटी भी होती है, कोरोड्स कर देता है ये रिइंफोर्समेंट को, और एक्सेलरेट कर देता है सेटिंग टाइम को. सी वाटर से रिलेटेड इमेज ऐड की हमने, ये पढ़ लेते हैं. The sand obtained from seashore or from a river estuary contains salt, and sometimes the percentage may be as high as 6% of mass of sand. The salt can be removed from the sand by washing it with fresh water before use. If salt is not removed, it absorbs moisture content. अगर रिमूव नहीं किया जाएगा तो ये मॉइस्चर कंटेंट गेन कर लेगा एंड कॉज एफ्लोरेंसिस. ये अच्छे से ध्यान रखें कि सी वाटर अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका सबसे मेन इफेक्ट क्या होता है कि अगर उसको सॉल्ट को रिमूव नहीं किया जाता है तो रिमूव नहीं किया जाता है तो वो क्या क्रिएट कर देता है, एफ्लोरेंसिस. एंड स्लाइट कोरोजन ऑफ रिइंफोर्समेंट मे अल्सो अकर. ये तो ऑप्शन में आ चुका है. तो एफ्लोरेंसिस से रिलेटेड भी इसमें ये चीज़ ध्यान में रखें. नेक्स्ट क्वेश्चन है. इन फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट द रेजिड्यू ऑन IS सीफ नंबर 9 शुड नॉट बी मोर देन. ऑप्शंस आर 0.01, सेकेंड ऑप्शन 0.05, थर्ड ऑप्शन 0.10 एंड फोर्थ ऑप्शन 0.15. तो रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट के केस में फाइनेस जो कितनी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए.
और यूजुअली जो हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ करते हैं उसमें 10% से ज़्यादा नहीं रेजिड्यू होना चाहिए फाइनेस्ट टेस्ट में, और रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट के केस में 5% से ज़्यादा यूज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए आप रैपिड हार्डनिंग की प्रॉपर्टीज़। रैपिड हार्डनिंग अकर्स ड्यू टू इंक्रीज लाइम कंटेंट, मतलब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट किस तरीके से बनाई जाती है, उसमें जो ऑर्डिनरी सीमेंट है उसमें लाइम कंटेंट इंक्रीज किया जाता है, फाइनर ग्राइंडिंग की जाती है एंड बर्निंग एट हाई टेम्परेचर। इनिशियल सेटिंग टाइम होता है उसका 30 mm एंड फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है उसकी, 1 डे की होती है 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 3 डे की 27.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड फाइनेस होती है 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। अब यहाँ पर तो क्वेश्चन पूछा था कि रैपिड हार्डनिंग में रेजिड्यू जो होना चाहिए वो कितना % से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर ये पूछ ले कि फाइनेस कितनी होनी चाहिए, तो जो उसकी फाइनेस होनी चाहिए वो होनी चाहिए, मिनिमम फाइनेस कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। फाइनेस टेस्ट, फाइनेस टेस्ट से पहले यहाँ पर ये देख लीजिए सीव टेस्ट यहाँ किया है, तो सीव टेस्ट में ओपीसी में परसेंटेज ऑफ रेजिड्यू 10% और स्पेसिफिक सरफेस एरिया यानी कि फाइनेस 2250। इसी तरीके से रैपिड हार्डनिंग की 5% रेजिड्यू एंड 3250। इसके अलावा और याद रखें पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट की भी याद रखें, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन तीनों को ही अच्छे से याद रखना है। तो इसका भी परसेंटेज रेजिड्यू 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और फाइनेस इसकी 3000 स्क्वायर पर ग्राम। अब फाइनेस टेस्ट से रिलेटेड जब आएगी ये टर्म तो थोड़ा फाइनेस टेस्ट को भी पढ़ लेते हैं। फाइनेस टेस्ट किस लिए किया जाता है, ये चेक करता है दिस टेस्ट इज कैरिड आउट टू चेक प्रॉपर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट और डिग्री ऑफ फाइनेस ऑफ सीमेंट इज द मेजर ऑफ द मीन साइज ऑफ द ग्रेन्स। इसके लिए कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं, सीव मेथड यूज़ किया जाता है जिसमें 90 माइक्रोन की सीव यूज़ की जाती है। एयर परमेबिलिटी मेथड, इससे रिलेटेड लास्ट पार्ट जो हमने डिस्कस किया था उसमें क्वेश्चन आया था, एयर परमेबिलिटी मेथड किया जाता है फाइनेस टेस्ट के लिए। और अगर पूछ ले कि कौन सा क्या अपरेटस यूज़ किया जाता है उसमें, तो नर्स एंड ब्लेंस मेथड यूज़ किया जाता है। और सेडिमेंटेशन मेथड होता है जिसमें वेंगर टर्बिडिटी मीटर यूज़ किया जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो भी ध्यान रखें कि सीव मेथड जो मेज़र करता है वो तो मेज़र करता है ग्रेन साइज, इसके अलावा एयर परमेबिलिटी मेथड और सेडिमेंटेशन मेथड से जो हम निकल के आता है वो मेज़र करता है सरफेस एरिया। तो बस सीव मेथड नॉर्मली होता है 100 ग्राम 100 ग्राम ऑफ सीमेंट सैंपल इज टेकन और 90 माइक्रोन के सीव पर रख करके उसे 15 मिनट तक शेक किया जाता है और उसके बाद जो रेजिड्यू बचता है उसे वेट कर लिया जाता है। वो रेजिड्यू 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन ओपीसी केस, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के केस में। इसके अलावा जो फाइनेस है वर्ड है, फाइनेस से रिलेटेड अगर सीमेंट की फाइनेस से रिलेटेड कॉमन फैक्टर आ जाए कि फाइनेस किस तरीके से इफेक्ट करती है, तो ये भी ध्यान रखें विथ इंक्रीज इन फाइनेस, अगर बहुत ही ज़्यादा फाइन कर दिया जाएगा तो अर्ली डेवलपमेंट स्ट्रेंथ इनहैस, अर्ली डेवलपमेंट स्ट्रेंथ तो हो जाएगी बट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज़ नॉट अफेक्टेड। मतलब जब भी जैसे रैपिड हार्डनिंग करनी हो, जैसे रैपिड हार्डनिंग करनी थी फटाफट से उसे स्ट्रेंथ डेवलप करनी हो तो उसके लिए उसके ज़्यादा फाइन कर दो तो वो जल्दी से सेट हो जाएगी और अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी उसकी अफेक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट है सेटिंग टाइम डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द फाइनेस, ये मेज़र है ये इफेक्ट, क्योंकि सेटिंग टाइम डिक्रीज हो जाएगा तो ये सेट नहीं हो पाएगी तो प्रॉपर हार्ड नहीं हो पाएगी और अपनी स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगी, ये कॉमन फैक्टर भी इफेक्ट करता है। Increase in fineness of cement increase the cohesiveness of the concrete mix and thus reduces bleeding.
नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन वाइट सीमेंट इज अनसुटेबल फॉर ऑर्डिनरी वर्क। जो वाइट सीमेंट यूज़ करते हैं डेकोरेटिव पर्पस के लिए, उससे रिलेटेड है कि वाइट सीमेंट इज अनसुटेबल फॉर ऑर्डिनरी वर्क। सेकेंड है पोजुलोना सीमेंट इज ग्रे इन कलर। थर्ड C3S इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। एंड फोर्थ ऑप्शन स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी डिस्टर्ब अंटिल इट इज़ टू बी यूज्ड। अब इस सीधा कॉमन स्टेटमेंट ही है, जो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ही इसका करेक्ट है। जो वाइट सीमेंट है, सॉरी इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है हमें। इनकरेक्ट कौन सा है? तो जो इनकरेक्ट है वही है कि वाइट सीमेंट इज अनसुटेबल फॉर ऑर्डिनरी वर्क। ऑर्डिनरी वर्क नहीं किए जाते हैं वाइट सीमेंट से, डेकोरेटिव पर्पस के लिए होती है। पोजुलाना सीमेंट ग्रे कलर होती है, C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ही होता है, और स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी डिस्टर्ब अंटिल इट इज़ टू बी यूज्ड। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है इसका। तो जो इनकरेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रॉक्स एंड मिनरल्स। ऑप्शंस आर shell and mica are metamorphic rock. Second, quartz is igneous rock. Third, quartz is metamorphic rocks. And fourth, quartz and mica are only minerals. जो इनमें से करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, क्वार्ट्ज एंड माइका आर ओनली मिनरल्स। इनमें से तीन, यहाँ पर 3 रॉक की बात की गई है, मतलब रॉक एंड मिनरल की बात की गई है। एक तो शेल की बात की गई है, एक माइका की बात की गई है, एक क्वार्ट्ज की बात की गई है। तो जो क्वार्ट्ज एंड माइका है वो तो है मिनरल। फिर ये क्वेश्चन आता है कि शेल क्या है, तो शेल है सेडिमेंट्री रॉक। शेल सेडिमेंट्री रॉक है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन। तो जो सेडिमेंट्री रॉक है इसका उसमें एग्जाम्पल नहीं है यहाँ पर। ग्रेवल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, चौक, कंकर, रॉक साल्ट, जिप्सम, लिग्नाइट, और यहाँ पर एक और ऐड कर ले, यहाँ पर शेल भी इसमें एग्जाम्पल है। और क्वार्ट्ज एंड माइका मिनरल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस मोर एबिलिटी टू रेजिस्ट फायर। ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन, सेकंड क्वार्ट्ज, थर्ड रेड मार्बल एंड फोर्थ शेल। तो मतलब जिस मटेरियल में सबसे ज़्यादा फायर रेजिस्ट करने की एबिलिटी होती है वो होता है कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन। जो उसका करेक्ट आंसर है वो है कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन। थैंक यू सो मच। इसके रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से डिस्कस करते हैं। और आपको और अपडेट्स चाहिए टाइम पे वीडियो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।